तीसरा वर्ल्ड वॉर अभी शुरू ही हुआ, लेकिन सैड की बात यह है कि ये नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और चीन में भी फैल गया और एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट में बदल गया। अपना हीरो फ्रैंक कैसल, जिसे कि हम पनिशर के नाम से भी जानते हैं, वो एक हाई शेल्टर जेल के अंदर छिपे रहने की वजह से जीवित रहा। बम गिरने के 1 साल बाद फ्रैंक जेल से निकल जाता है और न्यूयॉर्क शहर की ओर अपना जर्नी शुरू करता है। तो फ्रैंक अपने साथ पेरिस पीटर्स को भी लेता है, जो कि एक कॉन आर्टिस्ट है। तो पेरिस पीटर दूसरे बम शेल्टर को खोजने की मिशन में इंटरेस्ट देता है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की फॉरवर्ड साइड के नीचे छुपा हुआ है। तो फ्रैंक एंड पेरिस जब न्यूयॉर्क की ओर अपना जर्नी शुरू करते हैं, ये जानते हो कि उस बम से गिरे रेडिएशन उनकी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ आप मरने जा रहे हैं 72 घंटे के अंदर चीजों को देखने से। वे दोनों मैनहट्टन बम शेल्टर का पता लगाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंच जाते हैं, वहां बेहोश हो जाते हैं। फिर अंदर से ये आवाज आता है कि तैयार रहे। जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, यह ट्रैक गैस चालू हो जाता है। क्या क्या हवे लौड़े, तुमने क्या कहा? दोनों इन्फर्मरी में जागते हैं, जहां एक फीमेल डॉक्टर इनको ये बताता है कि वो दोनों मर जाएंगे रेडिएशन पॉइजन की वजह से कुछ घंटों में ही। तभी वहां पर डॉक्टर फ्रैंक कैसल को एक अजीब लिक्विड इंजेक्ट करती है। फ्रैंक सोचता है कि ये एक सेडेटिव है, क्योंकि उन्होंने फ्रैंक के साथी पेरिस पीटर्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। लेकिन फिर डॉक्टर ये इन्फॉर्म करते हैं कि ये एक्चुअल में एड्रेनालाइन है, क्योंकि बाहर 2 लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, जो कि सवाल जवाब पूछेंगे और इसी बात से फ्रैंक को अलर्ट रहना चाहिए। तभी डॉक्टर फ्रैंक को कपड़ा देते हैं पहनने के लिए। तब डॉक्टर ये सवाल जवाब करने लगते हैं कि उसे बम शेल्टर तक पहुंचने के लिए कोड कैसे पता चला। तभी पनिशर पास पड़े चाकू को उठा लेते हैं और धमकाना शुरू कर देता है डॉक्टर को कि उन दोनों को जल्दी से अंदर बुलाओ, और ये होता भी है। वो दोनों जैसे ही कमरे के अंदर आते हैं पनिशर का इंटरव्यू लेने के लिए, पनिशर बिना किसी हिचकिचाहट के उन दोनों को कुत्तों की तरह मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद पेरिस को जगाने के लिए डॉक्टर को बोलता है। जब डॉक्टर ऐसा करती है तो फ्रैंक तुरंत ही उसे गोली मार देता है। ये देखकर पेरिस एकदम से घबरा जाता है। फिर फ्रैंक 2 बंदूक उठाता है और वो वही करता है जैसे वो उसका स्टाइल है। बम शेल्टर में जितने भी सारे लोग रहते थे, सबको एक एक करके मारने लगता है। तभी पेरिस पीटर को ये बताता है फ्रैंक की उसने ग्रुप ऑफ जनरल, सेनेटर्स, ऑयल मैग्नेट्स एंड कंप्यूटर बिलियनर्स सब एक साथ रहते थे, उन सभी को मार डाला है। और ये लोग वही थे जो कि अपने फायदे के लिए इस वॉर को बढ़ाया, जिससे कि बहुत बड़ा ग्लोबल होलोकॉस्ट हुआ। फिर फ्रैंक उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ वे सारे रहते थे। फिर वो ये बताने लगता है कि बम शेल्टर के बारे में सभी कोड और सभी इंफॉर्मेशन उसे एक व्यक्ति से मिली, जिसका नाम विलियम है। विलियम टीचर, जो कि एक आदमी है जिसने कि बम शेल्टर को डिजाइन किया था, उसे जेल भेज दिया गया था, जिस जेल में फ्रैंक था। ये बताते ही उन सभी को गोली मारना जब शुरू करता है फ्रैंक, तभी वहाँ पर एक बिलियनियर ये समझाने लगता है कि 5 महीने पहले उन्हें एक ट्रांसमिशन मिला और उसे देखकर वे पूरी दुनिया में जीवित रहने वाले अंतिम लोग रह सकते हैं। लेकिन फ्रैंक ये जानते हुए कि ये लोग फिर से दुनिया में आतंक मचाएंगे, फ्रैंक उन सभी को मार डालता है। जब फ्रैंक सभी को मार डालता है, तभी हमको और एक चीज पता चलता है कि फ्रैंक का साथी जो कि पेरिस पीटर, वो वास्तव में वो भी एक अच्छा आदमी नहीं था। पनिशर ये बताने लगता है कि एक स्मॉल कॉन आर्टिस्ट कैसे डीप ब्लॉक में भेजा जा सकता है। फिर पेरिस यहाँ पर शॉक हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि फ्रैंक के साथी पेरिस इंश्योरेंस के पैसे के लिए कई घरों में आग लगा दी थी, लेकिन घर यहाँ पर एक किंडरगार्टन के बगल में थे और उसी की वजह से 2 दर्जन बच्चे जलकर राख हो गए। ये कहने के बाद फ्रैंक उसका गला पकड़कर उसे मार डालता है। फ्रैंक मैनहट्टन की बंजर भूमि में फिर से रिमर्ज होने लगता है। उसका बाल जलने लगता है और आग की वजह से सारा शरीर भी जलने लगता है। फिर वो न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क की ओर चलने लगता है। उसके दिमाग में ये 1976 है, जो कि अपने पूरे परिवार को फेट को बदलने के लिए वे उस समय में वापस जाने की कोशिश कर रहा था।